हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेबल्स। वेलकम टू आर्ट ऑफ स्पीकिंग। बोलने की कला के इस वीडियोस में आपका स्वागत है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि जब मैं कहता हूं कि बोलने की कला, तो लोग इसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। लोग समझते हैं कि इट्स अ आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। नहीं, पब्लिक स्पीकिंग ये बोलने की कला का एक भाग है। पब्लिक स्पीकिंग एक अलग ही विषय है और वो बोलने की कला में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गैस जलाना नहीं आता तो आप खाना कैसे पकाओगे? तो ये जो बेसिक है गैस जलाना, वो है आपकी बोलने की कला। और फिर उसके बाद आप चाहे वेज खाना खाइए, वेज खाना पकाइए, नॉन वेज खाना पकाइए, वो सब आगे की बात है। फिर उसमें आपके बहुत सारी ब्रांचेस आती है, लेकिन ये सारी ब्रांचेस का मूल ये बोलने की कला है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। तो चलिए हम विषय की ओर बढ़ते हैं। अब बोलने की कला में आज मैं लेने वाला हूं द फोनेटिक पंक्चुएशन। लेकिन फोनेटिक पंक्चुएशन लेने से भी पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, कुछ बातें बताना चाहता हूं जिससे आपके मन में बस जाए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। बोलने की कला में माहिर होना कितना महत्वपूर्ण है, यह आपके दिमाग पे बैठना चाहिए। तो इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है द स्पीड ऑफ टॉकिंग, बोलने की गति। आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो बहुत फास्ट बोलते हैं, कई व्यक्ति स्लो बोलते हैं। चलो अब हमारे घर का उदाहरण लेते हैं। ओके, अभी जब हमारे घर में जो माँ होती है या कोई महिलाएं होती हैं, उनकी आदत होती है, ज़्यादातर बोल रहा हूँ मैं, कि वो बहुत फास्ट बोलती है, बहुत ही फास्ट बोलती है वो। तो आप उनके बोलने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, लेकिन आपके पिता, आपके डैडी या घर के कोई बड़े पुरुष हो तो वो ज़्यादातर स्लो बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि डैडी की बात आप जल्दी मान जाते हो, मम्मी की बात थोड़ी देर से मानते हो या फिर उसे निगलेक्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो इतनी फास्ट बोल रही है कि वो आपको सोचने का मौका ही नहीं दे रही। जब उसके 2 डायलॉग आपको समझ में आए, तब तक उसके 4 डायलॉग आगे जा चुके होते हैं। ये तो थोड़ा सा अंग्रेजी फिल्मों जैसा हो गया। हम जाते हैं, अंग्रेजी फिल्म देखते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, जब तक वो एक डायलॉग समझ में आए तब तक 3 डायलॉग तो आगे जा चुके होते हैं। तो उसमें कोई मज़ा नहीं आता। तो जब आप बोल रहे हो तब सामने वाले को सोचने का मौका दो। आप के बोलने पर उसे सोचने का समय दो। और ये स्लो बोलने का एक और फायदा होता है। जब आप स्लो बोलते हो तब आपके कई इमोशंस ऐसे होते हैं जो अपने आप निकल जाते हैं बोलने के स्पीड में। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेंटेंस लेता हूं कि अगर कल तू नहीं आया तो तू गया। सिंपल सेंटेंस है। हम हमारे दोस्तों में कई बार बोलते हैं, अरे कल तू पिक्चर नहीं आएगा ना तो देख लूंगा तुझे, वगैरह वगैरह। तो सिंपल सेंटेंस है, अगर कल तू नहीं आया तो तू गया। चलो अब मैं इसे फास्ट बोलता हूं, ये अगर कल तू नहीं आया तो तू गया। अभी इसको स्लो बोलते हैं, अगर कल तू नहीं आया तो तू गया। अब आपको खुद ब खुद पता चल गया होगा कि इसमें इमोशंस ज्यादा होते हैं स्लो बोलने में, और आप बातें सुनते हो। आप उसी व्यक्ति की बात आप ध्यान से सुनते हो जो व्यक्ति स्लो बोलता है। अब देखिए, 99% जो नेता होते हैं, जो सभा में भाषण देते हैं, वो हमेशा स्लो बोलते हैं, बहुत बार बीच में रुक जाते हैं, एक्सप्रेशंस देते हैं सिर्फ, ताकि आपको सोचने का मौका मिले, आप उसके ऊपर सोचे उस वक्त। तो ये होता है बोलने का स्पीड। अब सबसे पहले आपको बोलने का स्पीड कंट्रोल करना है। इसे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। अगर आपका नेचर बहुत फास्ट बोलने का है, बहुत तेजी से बोलने का है, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। आप अटक जाओगे बीच में, बीच बीच में रेफरेंस भूल जाओगे।
तो सबसे पहले आपको हमेशा आज से ये तय करना है, डिसाइड करना है कि मैं स्लो ही बोलूँगा। शायद आपको कुछ अजीब लगे शुरू शुरू में जब आप स्लो बोलेंगे, क्योंकि हम में से बहुत लोगों को स्लो बोलने की आदत नहीं होती। हम फ़ोन पे लोगों से बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत ही फास्ट बोलते हैं हम लोग। तो जब आप बहुत फास्ट बोलते हैं तो उसका एक मीनिंग, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उसका एक मीनिंग लिया जाता है, द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप में आत्मविश्वास की कमी है, ऐसा माना जाता है। तो ये हुई बोलने की गति। अब दूसरी चीज आती है अप्स एंड डाउन्स। आपके बोलने में अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए। अभी फ्लैट, इसके उल्टा जो है वो फ्लैट। हम कहते हैं कि इसका बोलना एकदम फ्लैट है, तो इसका बोलना जोरदार है। अभी फ्लैट जो बोलना होता है उसका एक उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको। रेलवे स्टेशन के ऊपर जो अनाउंसमेंट होती है वो एकदम फ्लैट टोन में होती है ना। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आने वाली गाड़ी विरार के लिए तेज गाड़ी होगी, ये गाड़ी, दिस इज अ फ्लैट। ये बहुत ही फ्लैट है, ना तो इसमें कोई इमोशंस है, ना तो उसमें कोई उतार चढ़ाव है। एक्चुअली अनाउंसमेंट के हिसाब से उसमें ये सब होना ही नहीं चाहिए, अनाउंसमेंट हमेशा फ्लैट ही होती है, लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया, वो एकदम फ्लैट होता है। तो आपके बोलने में उतार चढ़ाव आने चाहिए, आपका बोलना हमेशा अप्स एंड डाउन्स में जाना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको जब ये फोनेटिक पंक्चुएशन में दिखाऊंगा तब मैं आपको अप्स एंड डाउन दिखाऊंगा। अब अप्स एंड डाउन्स हम कैसे सिखाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ हाथ के मूवमेंट से अप्स एंड डाउन आप सिखा सकते हैं। यहाँ आपको ऊपर जाना है, यहाँ नीचे जाना है बोलते समय। अब देखिए, अगर मैं हाथ घुमा रहा हूँ तो मेरे अप्स एंड डाउन्स अपने आप आ जाएंगे। ओके, मैं अभी ऐसे बोल रहा हूँ कि एक भूखा शेर शिकार की खोज में जंगल में घूम रहा था, यही सेंटेंस लेते हैं। अब मैं स्ट्रेट बोलता हूँ, एक भूखा शेर शिकार की खोज में जंगल में घूम रहा था। अब मैं हाथ करके बोलता हूँ, जिसे अप्स एंड डाउन्स करते हैं। एक भूखा शेर शिकार की खोज में जंगल में घूम रहा था। अप्स एंड डाउन्स सिखाने के लिए हम हाथों की वेव्स का उपयोग करते हैं, जिसे हम बाद में सीखेंगे। अब तीसरा मुद्दा यहाँ आता है, वो है इमोशंस। इमोशंस आपके बोलने में होने ज़रूरी है। अगर आपके बोलने में इमोशंस नहीं है तो आपका जो कुछ भी बोलना है वो लोग ठीक तरह से सुनेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे उसमें। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ। बचपन में मैं जब स्कूल में था तब श्री हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो कविता हमारे हिंदी के किताब में थी हमें। तो उसे हम जब रटते थे, अब स्कूल में तो हम कविताएं रटते हैं, तो हम उसे कैसे रटते थे? लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। Isn't it? सारे बच्चे, आपके भी बच्चे, आपने भी जब कविताएं रट ली होगी, बाय हार्ट की होगी, तो ऐसे ही की होगी। हर कविता हम ऐसे ही बाय हार्ट करते हैं। लेकिन जब अमिताभ जी उसे बोलते हैं तब कैसे बोलते हैं? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ कोशिश, हार, पार, ये जो शब्द है, जो इमोशनल शब्द है, उसे ठीक तरह से बोलने से वो कविता का अर्थ हमारे तुरंत समझ में आता है, हमारे दिल को छू जाती है वो कविता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो इमोशंस है वो आने चाहिए। एक और उदाहरण मैं देता हूं। एक ड्रामा मैं डायरेक्ट कर रहा था, मराठी ड्रामा था, लेकिन उसमें एक उर्दू शेर था। एक एक्ट्रेस थी, उसे बाद में अवार्ड भी मिला। तो शेर कुछ ऐसा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और वो शुरू में कुछ इस तरह से बोल रही थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब इस शेर में जो पावर है,
जो उसका जज्बा है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, वो उसके बोलने में कहीं आया ही नहीं। तो बाद में हमने उसे उस डायलॉग की डिलीवरी जो है, इस शेर को जो बोलना है उसके तरीके को चेंज कर दिया। अब इसमें इमोशंस और स्पीड दोनों आ गए। तो बाद में उस शेर को इस तरह से बोला गया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब आप इमोशंस और स्पीड को कंट्रोल करोगे तब अपने आप आपके फेस पर वो एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। अब ये तो एक ड्रामा का डायलॉग था। घर में जब हम बात करते तब डायलॉग की तरह नहीं करते या एडवर्टाइज फिल्म की तरह नहीं करते। घर में जब स्कूल से बच्चे आते तब वो माँ मैं आ गया ऐसा करके उछल कूद करके नहीं कहते। घर का हमारा व्यवहार जो है, बोलना जो है, वो बड़ा सामान्य होता है, लेकिन उसमें भी आपको स्पीड और फोनेटिक पंक्चुएशन ठीक तरह से करने की ज़रूरत होती है। आर्ट ऑफ स्पीकिंग के इस सीरीज में हम अलग अलग पार्ट्स देखेंगे। बेसिक होने के बाद सबसे पहले आता है स्टोरी टेलिंग फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग। अब छोटे बच्चे तो मेरा वीडियो देख के सीख नहीं पाएंगे मोस्टली, तो उनकी माँ जो है, मतलब मेरी बहनें जो ये सब वीडियोस देख रही है, उन्हें उनके बच्चों को ये सब सिखाना है, कैसे बोलना है, क्योंकि ये बच्चे स्टेज पे जाके या स्कूल्स में स्टोरी बोलेंगे या पाठ पढ़ेंगे, तो उन्हें बोलने की कला उन्हें सिखानी है। दूसरा आता है कि स्टोरी टेलिंग फॉर एल्डर्स, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बचपन में ही स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में जाते हो या इलोकेशन कॉम्पिटिशन में जाते हो, 9, 10, 8, 9, 10th में भी आप जाते हो। तो बड़े बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग या फिर कोई परिच्छेद का बोलना कैसे होना चाहिए वो हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि न्यूज़ रीडिंग कैसे होती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि डायलॉग डिलीवरी कैसे होती है। मतलब आप अगर किसी ड्रामा में एक्ट कर रहे हो या फिर बोलते समय, मतलब किताब पढ़ते समय अगर कोई डायलॉग्स बीच में आ गए तो उन्हें कैसे बोलना है, ये हम सीखेंगे। उसके बाद में हम सीखेंगे कि कॉरपोरेट फील्ड में, जैसे अगर कोई सेमिनार है या मतलब बड़े लोगों की सभा में या बड़े लोगों की मीटिंग में अगर आपको बोलना है तो आपको कैसे बोलना है। ये होता है पूरा आर्ट ऑफ स्पीकिंग। अभी ये जो वीडियोस है, ये सारे वीडियोस मेरे हिंदी में हैं, लेकिन पैरेलली या फिर इसके बाद सेम सब्जेक्ट पर, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग पर, मैं सारे वीडियोस लूँगा इंग्लिश में। स्टोरी टेलिंग के बाद हम देखेंगे कि न्यूज़, उसके न्यूज़ कैसे पढ़नी है। उसके बाद हम देखेंगे कि डायलॉग्स कैसे बोले जाते हैं। अगर आप ड्रामा में वगैरह काम करते हो या फिर कुछ पढ़ते हो तो एट दैट टाइम डायलॉग्स कैसे बोलते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद में बड़े लोगों के विषय में जाएंगे, जैसे कि आप सेमिनार में बोल रहे हो, सभा में बोल रहे हो या किसी मीटिंग में बोल रहे हो, तब आपको कैसे बोलना चाहिए वो हम देखेंगे। अभी ये सब का बेसिक तो यही है, यही सब बेसिक है, लेकिन हर एक फील्ड की जो बारीकियां हैं वो हम उसे बाद में देखेंगे। फिर हम देखेंगे द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। द पब्लिक स्पीकिंग आर्ट भी यही आता है, यही बेस है उसके लिए। लेकिन स्टेज पर हमें कैसे घुमाना है या हम कैसे उस सभा को जीत सकते हैं वो हम देखेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि पोएट्री या शायरी कैसे पढ़ी जाती है, उसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फोनेटिक पंक्चुएशन। पेबल्स हिंदी।